हेलो नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो आज हम लोगों की प्रॉफिट एंड लॉस की फोर्थ क्लास होने वाली है ना? फोर्थ ही है ना? हाँ। तो फोर्थ पार्ट आज हम लोगों का होने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से और धीरे धीरे हम लोग क्लास को अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस एक अच्छा चैप्टर है बच्चे। अगर मैं कहूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से जो सवाल बनता है वो अच्छा बनता है। मतलब कैलकुलेटिव थोड़ा सा यहाँ बनेगा, क्योंकि दो तीन तो चैप्टर ही है जहाँ से अच्छा सवाल बनने के पूरे चांसेस होते हैं और बनते भी हैं। लाइक प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज से थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल बनते हैं, एसएससी बनाता है, और प्रॉफिट लॉस से भी बनाता है। बाकी एक एवरेज हो गया, हालांकि एवरेज चैप्टर आसान है लेकिन एसएससी यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल आपके लिए बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने कैलकुलेटिव सवालों को छोड़ दें और आसान सवालों को पढ़कर ही चैप्टर कंप्लीट कर लें। तो अब आपकी दो तीन क्लास हो चुकी हैं, तो मैंने आपका जो प्रॉफिट लॉस का बेस है वो बना दिया है। तो अब थोड़ा सा सवाल की लैंग्वेज को बढ़ाते हैं और सवालों के थोड़े थोड़े धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाता हूँ। टोटल क्लास इसमें भी आपकी वही परसेंटेज इतनी 8 क्लास के आसपास मैं कराऊंगा। 8 नहीं तो 7 क्लास तो इसमें होंगी होंगी। अब 6-7 क्लास तो इसमें होंगी होंगी और 2 से 3 क्लास उसकी उसमें होंगी डिस्काउंट की। तो टोटल क्लास 8-9 क्लास है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की। एक बड़ा चैप्टर और बचेगा इसके बाद में, अर्थमेटिक का, जो होगा आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, 3 से 4 क्लास मैक्सिमम। आधे चैप्टर ऐसे भी होंगे जो 2-2 क्लास में खत्म हो जाएंगे। तो पहले बड़े चैप्टर्स को मैंने उठाया ताकि कुछ आपका जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो। इस चैप्टर के बाद हम करेंगे नंबर सिस्टम, क्योंकि उधर से भी हमें थोड़ा थोड़ा कवर करते रहना होगा। वहाँ भी एक अच्छा पोर्शन है जो हमें कंप्लीट करना है नंबर सिस्टम में। भाई सारे 4-5 चैप्टर ही नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया, है ना? तो वहाँ भी 3-4 चैप्टर हो गए। डिविजिबिलिटी रूल हो गया, फिर आपका सिंप्लीफिकेशन सर्ड सिंडिसिस हो गए, फिर आपके एलसीएम एचसीएफ भी वहाँ पर है, और फिर मेंसुरेशन भी हमें वहाँ पर पढ़ना है। तो डीआई भी हमें पढ़ना है। तो उधर भी एक अच्छा खासा पोर्शन है जो हमें कंप्लीट करना है। तो उसको भी मैं धीरे धीरे, जैसे मुझे बीच बीच में टाइम मिलता रहेगा, एक एक दो दो चैप्टर हम उसके भी उठाते रहेंगे, ताकि जब हम सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ पहुंचे तो आपके ऊपर ना एक बर्डन ना हो। ओके, चलो। बाकी सब तो ठीक चल रहा होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई? चलिए करें शुरुआत भाई। एक सेकंड में आपके कमेंट ठीक कर देता हूँ। हाँ, हो गए। चलो, एक कल होमवर्क दिया था क्या मैंने आपको? नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं। अगर दिया होगा तो शायद ये ही दिया होगा। तो कल हम एक अच्छा टाइप हमने शुरू किया था, शायद 8वां या 7वां, जो भी टाइप रहा है, टाइप का नाम ना आप अपने आप बढ़ाते रहो आगे। ठीक है। सवाल क्या है? एक व्यापारी ने 120 भेड़ प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ खरीदी है। ठीक है। फिर कह रहा है उसने उनमें से 40 को 150 रुपए प्रत्येक पर बेच दिया। अन्य 10 भेड़ की मौत हो गई। शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए यदि वह 800 रुपए का कुल लाभ कमाना चाहता हो? कल भी एक ऐसा सवाल मैंने आपको कराया था, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऐसा ही था, जहां पर 40 दर्जन या कितने दर्जन थे जो हमने टोटल, कुछ वस्तु थी, कुछ टूट गई थी। वो क्वेश्चन जो लास्ट का था, है ना? तो ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है। उसने कहा कि 120 भेड़ प्रति भेड़, 120 रुपए प्रति भेड़, यानी कि एक भेड़ कितने का है? 120 रुपए का। और ऐसे कितने भेड़ उसने खरीदे हैं? उसने खरीदे हैं 60। कितने खरीदे हैं भाई? 60। तो उसका कॉस्ट प्राइस अगर मैं आपसे पूछने लगूं तो आप कहेंगे सर एक भेड़ आती है 120 रुपए की, और ऐसी कितनी भेड़ है? 60 भेड़ है जो उसने खरीदी है। तो कितना पैसा उसने खर्चा कर दिया भाई? कितना पैसा उसकी जेब से गया है, वो उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होगा ना। और वो कितना हो जाएगा? 120 रुपए की एक भेड़ आती है और ऐसी उसने 60 भेड़ खरीदी है। आप कहेंगे देखो 2 जीरो तो लास्ट में ऐसे ही रहेंगी, और 12 की 6 में गुणा करेंगे तो 7200, यानी कि 7200 रुपए की, तो उसने 7200 रुपए तो अपनी जेब से दिए हैं भेड़ के लिए। अब कह रहा है कि उसने 40 भेड़ को 150 रुपए में बेचा प्रति भेड़ के हिसाब से। 10 अन्य भेड़ की मौत हो गई, और शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए यदि उसे 800 रुपए का टोटल प्रॉफिट कमाना है? 800 रुपए का कुल लाभ, इससे क्या मतलब समझे आप? 800 रुपए का कुल लाभ से मतलब है कि जितने में वो खरीद कर लाया था ना, टोटल पैसा जो उसकी जेब से गया था, भाई उसकी जेब में वापस कितना आना चाहिए? 800 रुपया ज्यादा आना चाहिए। उसे मतलब नहीं है कितनी भेड़ मर गई, क्या रेट से बेचेगा, लेकिन एट द एंड उसे 800 रुपए कमाने ही होंगे। उसे 800 रुपए कमाने ही होंगे। लास्ट में उसने यही बोला है कि 800 रुपए का कुल लाभ उसे होना है। वो चाहता है कि मुझे 800 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो। तो टोटल प्रॉफिट हो या टोटल लॉस हो, किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो 800 रुपए प्लस करेंगे तो भाई हर हाल में उसे 8000 रुपए में बेचना पड़ेगा सारी भेड़ों को। अब किसको किस रेट से बेचता है वो अभी देखेंगे हम। यहां तक बात क्लियर हुई? पहली लाइन में क्या था? 120 रुपए की एक भेड़ के हिसाब से 60 खरीद कर लाता है, तो उसकी जेब से पैसा गया है 7200। और लास्ट की लाइन में कहता है कि ओवरऑल उसे 800 रुपए का लाभ होना चाहिए। तो सभी जो पैसा 7200 है उस पर 800 का लाभ, यानी कि लास्ट में उसकी जेब में 8000 रुपए आने चाहिए। ये आप मोटा मोटा हिसाब लगाओ। अब सवाल ने बोला कि उसने 40 को तो 150 रुपए के हिसाब से बेचा है। अब इनका अलग अलग बेचने वाला हिसाब लगाते हैं भाई। उसने बोला है, मैं सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं, अब सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। उसने कहा कि 40 को तो 150 रुपए के हिसाब से, तो 40 भेड़ अगर 150 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो कितना पैसा आ जाएगा उसकी जेब में? 2 जीरो लास्ट में ऐसे ही, और 15 चौके 60, भाई 6000 रुपए उसकी जेब में आ गए। 40 भेड़ को बेचने पर ही उसकी जेब में 6000 रुपए आ गए। टोटल टारगेट कितना रखा है उसने कमाने का? 8000 रुपया। कह रहा है कि 10 भेड़ की मौत हो गई। भाई 10 भेड़ की मौत हो गई तो 10 भेड़ को तो कोई किसी कीमत पर नहीं बेचा जाएगा। अब कितनी भेड़ बची हैं? टोटल उसके पास कितनी थी? 120।
40 और 10 50 हो चुकी हैं। अब शेष कितनी बची हैं? 10 की तो मौत हो गई है ना। अब शेष कितनी बची हैं? बची हैं सर 40 और 10 50, टोटल 120 कितनी 60 भेड़ है टोटल, सॉरी 60 भेड़ हैं, तो शेष बची हैं 10। 10 बची हैं भाई, उसकी 60 भेड़ थी, 40 को वो 150 के हिसाब से 6000 में बेच चुका है, 10 मर गई हैं। अब बची कितनी है? 10। अब मुझे बताओ 10 भेड़ को कितने रुपए पर बेचना होगा उसे? भाई 8000 टोटल टारगेट है, 6000 वो कमा लिया है, तो क्या 2000 और कमाने हैं उसे अभी? क्या उसे अभी 2000 और कमाने हैं? मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना। मैंने कहा कि वो 120 रुपए प्रति भेड़ के हिसाब से 60 भेड़ खरीद कर लाता है, तो कितना उसकी जेब से पैसा गया? 7200। और लास्ट में उसने टारगेट रख लिया। भाई होता है ना, हर व्यक्ति टारगेट रखता है। आप भी तो टारगेट रख रहे हो कि मॉक टेस्ट में अगर मेरे नंबर आ जा रहे हैं 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, तो मैं अपने नंबर जो है उस 100 में से 70, 80, 90 पहुंचाऊंगा। कुछ भी XYZ आपने टारगेट रखा होगा, उसने भी टारगेट रख लिया कि मैं 7200 में खरीद कर लाया हूं और 800 रुपए का लाभ मुझे कमाना है। अब कमाना है तो भैया 8000 में बेचूंगा। यस। अब 40 भेड़ को तो उसने 150 रुपए के हिसाब से बेच दिया 600 में। 10 भेड़ मर गई, तो भेड़ कितनी बची हैं? 10 भेड़ ही बची होंगी, 50 और 10 60 होती है ना। और 10 भेड़ को कितने में बेचेगा भाई? 800 का टारगेट था, 6000 वो कमा चुका है, 2000 और कमाने हैं उसे, ये 10 भेड़ पर ही कमाएगा। तो एक भेड़ कितने में बेचेगा शेष? वो बेचेगा 2000 बटे 10, यानी कि आपका उत्तर होगा 200 रुपए। तो ये आपका आंसर है जो वो पूछ रहा है कि शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 200 रुपए। सवाल बेशक बड़ा हो, लेकिन अगर आप आराम से पढ़ते हो ना तो बहुत आराम से चीजें हो जाती हैं। सवाल अच्छा था, बड़ा था, परेशान हो गए देखकर, लेकिन एक दो बार आपने रीडिंग करी, पेन उठाया, स्टार्ट किया करना, आराम से हो गया सवाल। अगला सवाल चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा, क्या इसे कर पाओगे तुम? देखो सवाल को एक बार आराम से पढ़ो, मैं कह रहा हूं आप करो मत सॉल्व। जब भी सवाल आपसे सॉल्व ना हो या आपको ये ना पता चले ना कि कैसे होगा, आप जस्ट बच्चे उसकी रीडिंग करना शुरू कर दो, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक सवाल को शर्म ना आ जाए ना, यार ये जो सामने वाला है ना ये मुझे पढ़ता रहेगा, जब तक मैं इसको समझ में ना आ जाऊं। तो ऐसा हो सकता है कि सवाल को ही शर्म आ जाए और वो आपकी समझ में आ जाए। होता है कई बार ऐसा, आप 3-4 बार रीडिंग करो, कुछ ना कुछ तो आपका पेन उठा के जरूर आपका हाथ चल जाएगा कि यार इसमें ये करके देखता हूँ। तो आपके दिमाग में आइडिया आता है ना सवाल को 3 बार 4 बार पढ़ के कि ये होना चाहिए, वो आपका आइडिया नहीं, वो सवाल को शर्म आती है कि यार ये ढीठ है, ये इससे ये पढ़ता रहेगा, मुझे इसमें सॉल्व हो जाता हूँ। देखो कपिल ने 320 रुपए प्रति फ्रॉक की दर से 100 फ्रॉक खरीदे हैं। परिवहन पर 1000 रुपए का खर्चा था और प्रति फ्रॉक 1.5 रुपए का टैक्स भी उसने दिया है। एक फ्रॉक पर 150 रुपए का टैक्स और श्रम शुल्क 500 रुपया है। यदि वह 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो प्रति फ्रॉक का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब ये सवाल आप पढ़ो, फिर मैं इसको एक स्टोरी की फॉर्म में आपको बताता हूं। स्टोरी की फॉर्म में पहले आप ये पढ़ो सवाल को आराम से। ये सवाल आप मैं कह रहा हूं जैसे मैं आपको समझाऊंगा ना 101% आप समझ जाओगे इस सवाल को। बस एक बार पढ़ लो इस सवाल को आप। अब मैं आपको एक स्टोरी नरेट करता हूं सवाल से रिलेटेड। स्टोरी जीएस में थोड़ी होती है, मैथ्स में भी बन जाती है, बनाने वाला होना चाहिए। अब हुआ क्या, आप एक दुकानदार हो, कपड़े का काम है आपका, बच्चों के कपड़े आप बेचते हो, तो फ्रॉक लेने पहुंच गए आप थोक मार्केट, जो भी आपके जहां रहते हैं आप आसपास थोक मार्केट तो होगी ना, जहां से दुकानदार सभी सामान लेकर आते हैं। अब पहुंच गए आप वहां पर, थोक विक्रेता से कहा भैया 100 फ्रॉक मुझे चाहिए। अब थोक विक्रेता ने कहा भैया वैसे तो 500 रुपए 600 रुपए के फ्रॉक है एक, लेकिन आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो और इतनी बड़ी संख्या में आप स्टॉक ले रहे हो ना, तो 320 रुपए का एक फ्रॉक पड़ेगा। बात क्लियर हुई ना? आपसे आप ये चीज ना अपने दिमाग में आप ये मूवी बना दो जो मैं कह रहा हूं कि आप दुकानदार पर पहुंचे, दुकानदार ने कहा कि भाई वैसे तो 500-600 का पड़ता है, लेकिन 320 रुपए का एक फ्रॉक तुम्हारे लिए पड़ जाएगा, इससे कम नहीं होगा। आपने कहा चलो ठीक है पैक कर दो। अब 100 फ्रॉक आपने पैक करा लिए। अब आप गए थे सफेद शर्ट सफेद पैंट और बिल्कुल शूज वगैरह को चमका के, ऐसे बाल वालों को काट के। अब भाई आप उस 100 फ्रॉक को उठा के सर पे तो नहीं रखोगे, नहीं रखोगे ना, तो आप कहोगे कि जी कोई रिक्शे वाला वगैरह है आपके यहाँ? तो वो कहेगा हाँ जी रिक्शे वाला है। अब रिक्शे वाला आया, रिक्शे वाले से आपने पूछा भैया कितना रुपए लेगा, मेरी गाड़ी जो है ना वो 1.5 किलोमीटर दूर खड़ी है, यहाँ गली वली में गाड़ी आती नहीं है। तो रिक्शे वाले ने कहा भैया 500 रुपए लूंगा मैं वहां तक ले जाने के। तो श्रम शुल्क कितनी हो गई? श्रम शुल्क हो गई 500, जो रिक्शे वाले ने ली है 500 रुपए। इस सवाल में आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? मुझे माहौल बनाना चाहिए, आगे से कोई भी ऐसा सवाल आएगा ना आपके दिमाग में खुद स्टोरी क्रिएट होगी। तो रिक्शे वाले ने कहा भैया 500 रुपए लूंगा मैं। अब ठीक है जी, आपने कहा चलो 500 रुपए तेरे। अब आपको क्या हुआ कि आप अपनी गाड़ी में पहुंच गए, गाड़ी में वो रखवा लिया आपने फ्रॉक, आपने घर से गए थे स्पेशल फ्रॉक लेने और वहां से घर आए हो, 1000 रुपए का आपका पेट्रोल फूक गया, गाड़ी का पेट्रोल फूक गया 1000 रुपए का, तो परिवहन खर्चा कितना हो गया? 1000 रुपया। वो फ्रॉक लाने का ही खर्चा हुआ है स्पेशल, परिवहन खर्चा कितना? 1000 रुपया। अब जब आप मान लो दूसरे सिटी पर गए थे, जैसे रास्ते में टोल टैक्स वाले देखे ना तुमने, तो टोल टैक्स वाले खड़े रहते हैं जो पीली प्लेट वालों की पर्ची काटते हैं, ऐसे टोल टैक्स वाले खड़े थे भैया, कस्टम्स वाले वगैरह, तो उन्होंने एक फ्रॉक का 1.5 रुपया टैक्स ले लिया, एक फ्रॉक का। अब ये सब को जोड़कर आप जब घर आए ना, तो आपने कॉपी पेन उठाया और हिसाब लगाने लग गए कि कितने रुपए मेरे खर्च हो गए इन 100 फ्रॉक को घर लाने में, और वही हिसाब हम अब लगाएंगे, वही हिसाब चलो लगाते हैं। हुआ क्या, घर से मार्केट पहुंचे, दुकानदार से रेट किया पहले कि भाई 320 का एक फ्रॉक है, 100 फ्रॉक दे दो। तो भैया कितना पैसा दुकानदार को दे दिया है? दुकानदार को कितना दे दिया? दुकानदार को दे दिया 320 रुपए का एक फ्रॉक और 100 फ्रॉक यानी कि 32,000। भैया 32,000 रुपया तो फ्रॉक दुकानदार को दिए हैं, ये रुपया तो ये तो दुकानदार को दिए हैं। अब हुआ क्या
1,000 रुपए का पेट्रोल डलवाया था स्पेशल इनको लाने के लिए ही गाड़ी में, तो वो भी तो इसी के खर्चे में जुड़ेगा ना, फ्रॉक के में। तो 1,000 रुपए का पेट्रोल है वो भी जोड़ दो, ये जोड़ दिया, 1,000 का पेट्रोल जोड़ दिया। अब क्या आप हिसाब ऐसी तो लगाते हैं ना घर पे आके, इतना रुपया वहां, इतना रुपया, वही हिसाब लगा रहा हूं, बिल्कुल देसी हिसाब लगा रहा हूं। फिर आगे हुआ क्या भैया, प्रति फ्रॉक 1.5 रुपए का टैक्स, एक फ्रॉक पर 1.5 रुपए का टैक्स है जो लिया है रास्ते में। तो 100 फ्रॉक पर कितना टैक्स हो जाएगा, 100 पर। तो आप कहेंगे सर 100 फ्रॉक पर जो टैक्स होगा ना, 100 गुणा 1.5, 100 गुणा 1.5, पॉइंट हटेगा बटे जीरो, जीरो से जीरो खत्म, यानी कि 150 रुपया। तो 150 रुपया क्या हो गया, टैक्स हो गया, ये टैक्स हो गया। और फिर जो 500 रुपए क्या थे, जल्दी बताओ, 500 रुपए क्या थे जो सर पे रख के रिक्शे वाले ने या फिर अपनी साइकिल पे रख के आपकी गाड़ी तक पहुंचाया था, वो 500 रुपए भी यहां जोड़ दो। तो टोटल कितना भैया खर्चा हो गया इन फ्रॉक को लाने में, आप जोड़ लो, 0, 5, 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 3, ये आ गया आपका जो आंसर है ना, ये 33,650 रुपया है कॉस्ट प्राइस। घर तक उन फ्रॉक को लाने में, घर तक उन फ्रॉक को लाने में 33,650 रुपया खर्चा हो गया। अब जब आप उन्हें बेचने जाओगे तो भैया 10% का लाभ चाहिए आपको, 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो जरा बताना प्रॉफिट इस पर मिलेगा, इस पर नहीं मिलेगा प्रॉफिट। आपको अगर प्रॉफिट कमाना है ना घर आकर, तो जितने रुपए पर वो फ्रॉक घर में पड़े हैं ना आपको, उस पर प्रॉफिट कमाओगे आप। जो रास्ते में टैक्स वगैरह सब खर्चा हुआ है वो आपके क्रय मूल्य में नहीं जुड़ेगा क्या, बिल्कुल जुड़ेगा। तो आपका जो लाभ होगा वो इस पर मिलेगा। जरा इसका 10% निकालना कितना होगा, 10 बटे 100, और किसका, 33,650 का। तो ये आ जाएगा आपका 3365 रुपया, ये लाभ हो गया। तो कितने में बेचोगे भैया आप बेचोगे, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 33,650, और इसमें 3365 आप जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 5, 6 और 5 11, 6 और 3 9 और 1 10, 3 3 6 और 1 7 और 3, 37,015 रुपए में बेचोगे। कितने फ्रॉक, 100 फ्रॉक। 100 फ्रॉक कितने में बेचोगे, 100 फ्रॉक बेचेंगे 37,015 रुपए में। तो एक फ्रॉक कितने में बेचोगे, 37,015 बटे 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, दो संख्या पहले दशमलव लग जाएगा, 370.15। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कुछ आपने दिमाग पर लोड लिया ही नहीं, आपको ऐसा लगा कि अरे तो हम घर का हिसाब लगा रहे हैं, वही होगा, कुछ भी नहीं है। सवाल को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, सवाल आपको हार्ड लगेगा ही नहीं। आपने घर का मोटा मोटा हिसाब लगाया कि इतने में फ्रॉक पड़े, ये भैया इतने का पेट्रोल डल गया, ये 150 रुपए टैक्स हो गया, ये 150 रुपए टैक्स हो गया, ये 500 रुपए रिक्शे वाले ने ले लिए, और टोटल इतने में पड़ा। इसका 10% लाभ कमाया, ये हो गया, इसमें जोड़ दिया हमने, तो इतने में हमें बेचना है 100 फ्रॉक। तो एक फ्रॉक कितने में, 370.15 में। मुझे नहीं लगता किसी को समझ में नहीं आया होगा ये सवाल, है ना। चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए जरा, ये सवाल देखो। ऐसे सवाल बन रहे हैं आजकल एसएससी में, ऐसे सवाल बन रहे हैं आजकल एसएससी में, ध्यान रखना, इसीलिए मैं इन पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। एक दुकानदार ने 6 कार्डिगन 3,000 में 20% के लाभ पर और 10 पजामा 6380 रुपए में 16% के लाभ पर बेचे, और कुल लाभ परसेंट बताना है आपको क्या होगा। ये जो है ना, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको, ये बढ़िया सवाल है, ये सवाल अच्छा है भाई। आपको यहां क्या करना है, आपको यहां प्रॉफिट निकालना है, कितने परसेंट का होगा। अभी आपको सबसे पहले कार्डिगन की बात करते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं, एक कार्डिगन है, एक कार्डिगन है और एक पजामा है, एक पजामा है। कार्डिगन का क्या केस है भैया, 6 कार्डिगन है और इनका सेलिंग प्राइस कितना है, इनका सेलिंग प्राइस है 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, और प्रॉफिट कितना है 20%। तो यहां से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो। भाई मैं कह रहा हूं, मेरा एक स्टूडेंट यहां क्रय मूल्य निकाल देगा। मैंने यहां पर क्या लिखा, 6 कार्डिगन है और 6 का सेलिंग प्राइस कितना है विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट 20% है। तो क्या 6 का आप क्रय मूल्य नहीं निकाल पाओगे, सर निकाल दिया। कैसे, देखो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 20% प्रॉफिट का मतलब है 5 से 6, है ना भाई, 1/5 फ्रैक्शन होता है। तो 6 यूनिट का मान 3,000, तो 1 का मान कितना 500, तो 5 का मान कितना 2500, यानी कि 6 कार्डिगन का क्रय मूल्य निकाल दिया आपने 2500 आराम से। और 10 पजामे हैं, 10 पजामे हैं, उनका सेलिंग प्राइस कितना है 6380, और प्रॉफिट कितना है 16%। 16% का मतलब होता है सीपीएसपी का रेशियो क्या है भैया, 100 रुपए की चीज 116, 100 से 116, यस। 4 से जाएगा 25 बार और 4 से जाएगा 29 बार, तो ये किसके बराबर दिया है, ठीक है। 29 यूनिट का मान कितना है 6380, 1 यूनिट का मान कितना होगा 6380 बटे 29, तो 29 दूनी 58, 3 और 2 5, 29 दूनी 58, 220। तो 25 यूनिट का मान कितना होगा 25 गुणा 220, 25 0 0, 25 दूनी 50, हासिल के 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 5500 रुपया ये आ गए, ठीक है। पजामे का भी क्रय मूल्य हमने निकाल दिया, पजामे का भी क्रय मूल्य हमने निकाल दिया। अब सवाल ने कहा भैया लाभ परसेंट बताओ क्या होगा। अच्छा बड़ा आसान है, लाभ परसेंट के लिए कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल दो, दोनों को जोड़ देंगे, 2500 प्लस 5500 कितना आएगा 8000। टोटल सेलिंग प्राइस निकाल दो, टोटल सेलिंग प्राइस, वो तो हमें इनको ही जोड़ना है, जोड़ना जरा कितना होगा 6 और 3 9, 9380। अब परसेंट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते क्या यहां से आप, मैं तब तक फिर से रिपीट करता हूं, देखना पट से, और फिर से रिपीट करता हूं, बाकी लोग प्रॉफिट परसेंट बताओ। सुनो मेरी बात सुनो, सवाल ने कहा था कि 6 कार्डिगन 3000 में 20% के लाभ पर खरीदे,
6 कार्डिगन 3000 में 20% के लाभ पर खरीदे। तो भैया 6 कार्डिगन थे, 3000 में खरीदे नहीं, बेचे हैं, 3000 में बेचे हैं, लाभ है 20%। तो 20% का मतलब है 5 से 6, यानी कि 6 यूनिट का मान कितना है 3000, एक का मान कितना है 500, तो 5 का मान हो गया 25। तो भैया कार्डिगन का क्रय मूल्य निकाल दिया आपने 2500 रुपया। अब आ जाते हैं पजामे पर। सवाल ने कहा कि 10 पजामे हैं और भैया सेलिंग प्राइस है इतना और प्रॉफिट है 16%। तो 16% का मतलब है 100 से 116, यानी कि 25 से 29, 4 से काट दिया ना। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, इतना। एक यूनिट कितना 220, तो 25 यूनिट कितना 25 गुणा 220, यानी कि 5500। तो पजामे का भी हमने क्रय मूल्य निकाल दिया। अब सवाल ने आपसे कहा भैया लाभ परसेंट बता दो, तो मैंने कुल कॉस्ट प्राइस निकाला 2500 प्लस 5500 जोड़ दिया 8000। कुल सेलिंग प्राइस निकाला मैंने, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये आ गया। अब भैया लाभ परसेंट बताना जरा कितना होगा, लाभ परसेंट। तो आप कहेंगे कि सर 8000 से 9380, यानी कि 1380 बटे 8000 और गुणा 100। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 5, 8 सत्ते 56, 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो 17.25%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, 17.25%। ओके, चलो बढ़िया सवाल है जो करा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट पे आ जाइए, ये सवाल करिए जरा, क्या होगा। गुड। एक दुकानदार ने 190 प्रति दर्जन के हिसाब से 20 दर्जन कलम खरीदी। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक हिसाब लगाना है। और थोक बाजार में खर्च करने के लिए 200 रुपए अलग से खर्चा कर दिया, ठीक है। उसने पेन को 22 रुपए प्रति पेन के हिसाब से बेचा, लाभ परसेंट बताओ। तो ये बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अब इसकी भी एक स्टोरी बना के दिखाऊं आपको। भैया आपका स्टेशनरी की दुकान है और आप, बहुत बड़ी दुकान, आपकी बहुत बड़ी स्टेशनरी की दुकान है, पहुंच गए थोक मार्केट। अब पहुंचने के बाद में आप बल्क में लोगे चीजें। अब बहुत ही बड़ी एक गोदाम है स्टेशनरी का, वहां पहुंचे आप, और पहुंचते ही आपने उससे कहा कि भाई पेन चाहिए 20 दर्जन। कितने, 20 दर्जन। एक दर्जन में कितने पेन होते हैं, 12 पेन। आपने मांगे 20 दर्जन, तो रेट बताओ क्या होगा। अब उसने कहा भैया रेट होगा 190 रुपए प्रति दर्जन, 190 रुपए। तो 20 दर्जन का हिसाब हम लगा लेंगे, वो तो बाद में, अभी तो हम एक स्टोरी बना रहे हैं कि भैया 190 रुपए प्रति दर्जन है। आपने कहा चलो ठीक है, सही है। अब आपने उनको पैक करा लिया। अब आप बाहर निकले और बाहर बहुत ही अच्छी तरीके से भीड़ लगी हुई थी छोले कुलचे की, स्पेशल छोले कुलचे उस थोक मार्केट के। आपने कहा यार भूख भी लग रही है, कुछ खा लिया जाए। पहुंचे, महंगा था वो। उसने कहा भैया 200 रुपए की प्लेट है, तो वहां आपने 200 रुपए खा लिए, एक प्लेट निपटा दिया आपने। और 200 रुपए का हिसाब पता है किसमें जुड़ा है, इन पेन में ही जुड़वा दिया आपने। घर अपने मालिक को आके बताओगे या घर अपने फादर साहब को बताओगे ना, तो आप ये 200 रुपए इसमें ऐड करके ही बताओगे। ये तो मैंने स्टोरी बनाई है, ये मत कहना सर कहाँ लिखा हुआ है उसने छोले कुलचे खा लिए। कुछ भी मान लो कि उसने 200 रुपए अलग से खर्चा कर दिया, उनके पैकिंग में खर्चा कर दिया, पैकिंग उनकी रैपिंग करना, कुछ भी आप मान लो, 200 रुपए अलग से उसने बाइंडिंग वगैरह के लिए दे दिए। अब कह रहा भैया एक पेन उसने 22 रुपए का बेचा, जब घर आके बेच रहा है, तो बताओ उसका लाभ परसेंट क्या होगा। मूवी बन गई दिमाग में, चलो इसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आने लग गया है। सबसे पहले उसे देखते हैं खरीदा कितने में है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का क्या सीन है जी, 190 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 20 दर्जन पेन खरीदे, 20 दर्जन पेन। तो आप कहेंगे कि सर 190 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं ना, एक दर्जन कितने में, 190 में, तो 20 दर्जन कितने में हो जाएंगे, 190 गुणा 20, 2 जीरो लास्ट में ऐसे ही आ जाएंगी, और 19 दूना 38। यानी कि उसने 20 दर्जन पेन, 20 दर्जन पेन कितने में खरीदे, 3800 रुपए में, 20 दर्जन। लेकिन वो 200 रुपए छोले कुलचे वाले जोड़ो इसमें, जो एक प्लेट आई थी महंगी वाली, वो पापा को बताना है ना कि पापा 200 रुपए उसी में जोड़ जाड़ के बता देंगे आप, तो 200 रुपए इसमें और जोड़ लो जो इसके एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है, तो ये आ जाएगा 4000 रुपया। यानी कि आप जब घर आके बताओगे ना कितने के पेन थे, तो आप कहोगे 4000 रुपए, है ना। और कितने पेन, 20 दर्जन। जरा इनको संख्या में बदल लो, ये तो दर्जन है ना, तो एक दर्जन में कितने होते हैं प्यारे भाई, 12। तो आप कहेंगे 12 दूनी 24, यानी कि 240 पेन। 240 पेन कितने में उसने खरीदे हैं, 4000 रुपए में। और घर आकर वो एक पेन 22 रुपए के हिसाब से बेचेगा। घर आकर एक पेन 22 रुपए के हिसाब से बेचेगा। तो भैया सबसे पहले तो एक पेन का हिसाब बताना है। यहां से एक पेन खरीदा कितने में है उसने, एक पेन खरीदा है 4000 बटे 240 खरीदा है। ये कॉस्ट प्राइस है एक पेन का। तो 0 से 0 खत्म, 4 से जाएगा 4 छिंग 24 और 4 धाम 40, 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 से जाएगा 50। एक पेन खरीदा है 50 बटे 3 में। इसका एक सेकंड मेथड भी बताऊंगा इस सवाल का मैं आपको, वो अगले टाइप में है। ये उस टाइप का क्वेश्चन है कुछ, तो उस टाइप को करेंगे ना, फिर मैं वापस इस टाइप पर आकर आपको वो मेथड यहाँ पर लगाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अभी आपने एक पेन का कॉस्ट प्राइस निकाला और सवाल कर रहा है उसने एक पेन 22 रुपए में बेचा है। कितने में, 22 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस कितना है भैया एक पेन का, 22 रुपया। तो कितने का लाभ हो गया उसे, लाभ कितने का हो गया, 22 में से 50 बटे 3 घटा दो, तो 22 दिया 66, 66 में से 50 गए 16 बटे 3, 16 बटे 3 का लाभ हो गया। और अगर हमें परसेंट में बताना है तो 16 बटे 3, और खरीद कर कितने में लाया था, 50 बटे 3 में और गुणा 100, 3 से 3 गया, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32, 32% का लाभ कमा लिया उसने।
कितने का भाई? 32% का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा क्रय मूल्य 190 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 190 गुणा 20 यानी कि 3800 रुपए, तो उसने दुकानदार को दे दिया। 200 रुपए अलग से खर्चा कर दिया। ये मान लो बाइक में पेट्रोल डलवा दिया 200 रुपए का, और वो इसमें जोड़ा तो 4000 रुपया का पड़ा वो पेन। कितने? 20 दर्जन। मैंने संख्या में बदला तो 20 गुणा 12 यानी कि 240 पेन। 240। अब एक पेन 4000 बटे 240 यानी कि 50 बटे 3। ये कॉस्ट प्राइस है। बेचने वाला मूल्य कितना है एक पेन का? इस लाइन के लास्ट में देखना जरा, 22 रुपए प्रति पेन। एक पेन 22 रुपए में, तो लाभ कितने का हो गया भाई? 22 में से ये 50 बटे 3 घटा देंगे तो 16 बटे 3 एक पेन पर लाभ हो गया। तो परसेंट में लाभ कितना है? 16 बटे 3, और नीचे हमेशा क्या रखना होता है? क्रय मूल्य गुणा 50 बटे 3 और गुणा 100। 3 से 3 गया, 50 से 100 गया 2 बार, और 16 दूनी 32। आपका आंसर कितना आ गया? 32%। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सवाल एसएससी में आते हैं, तो उनके लिए आपको अब तैयार रहना है। इस सवाल पे मैं वापस आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा इस सवाल पे, जब करूंगा ना मैं अगला टाइप, तो इस पे हम वापस आएंगे। इसको और अच्छे से मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। नेक्स्ट टाइप, भाई टाइप मैं भूल गया कौन सा टाइप अब आपका है, शायद 10वां टाइप है, या जो भी टाइप आप लिखते रहना। नोट्स वाले जो आपको लिख के मिलेगा, नोट्स में टाइप आपको लिखा मिलेगा, तो यहाँ देख लेना, शायद 9वां है 10वां है, पर टाइप चेंज है। अब आएगा मजा। उससे पहले, सवाल से पहले आपसे मैं कुछ बातें करता हूं। यहां भी एक स्टोरी की बात करते हैं, एक स्टोरी की बात करते हैं यहां भी। जिस स्पीड से जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ते रहो, सिलेबस टाइमली खत्म करूंगा, कुछ भी चीज छोड़ूंगा नहीं, और सब चीज समझ में भी आएगी। ये सारा प्रॉमिस है मेरा। बस आप टेंशन लो ही मत कि सारी स्पीड से चलो, ये चलो। मैंने क्या बोला? टाइमली सिलेबस कंप्लीट करूंगा, कुछ भी चीज छूटेगी नहीं, और सारी चीज समझ में आएगी। बस मेरे हिसाब से चलते रहो। ये 3 प्रॉब्लम आपकी है, तीनों मैंने गारंटी ले ली है। अब मेरी बात सुनना। क्या है, मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप मार्केट गए, देखो प्रॉफिट लॉस अगर आपको पढ़ना है ना, तो आपको भाई दुकानदार तो बनना पड़ेगा। दुकानदार तो बनना पड़ेगा आपको। अब बार बार मैं आपको मार्केट भेजूंगा, कभी थोक मार्केट मैंने भेज दिया, कभी आपसे गाड़ी खरीदवा दी, कभी मैंने बाइक खरीदवा दी, कभी कुछ आपको नुकसान करवा दिया, तो ये इस चीज को आपको दिल पे नहीं लेना है। आप मार्केट पहुंचे, और मार्केट पहुंचकर आपने ना कुछ खरीदा। क्या खरीदोगे इस बार? क्या खरीदोगे इस बार? मान लो आपने ना डायरी खरीदी है। मान लो आपने 5 डायरी खरीदी है। 5 डायरी पड़ी है 200 रुपए की। 5 डायरी आपको 200 रुपए की पड़ी है, ये कॉस्ट प्राइस है। सुनते रहना। अब आप घर आ गए। घर आने पर आपने 2 डायरी, घर आते ही आपने 2 डायरी जो है वो 100 रुपए की बेच दी। 2 डायरी 100 रुपए की बेच दी। ये बेचने वाला मूल्य है। भैया आपने 5 डायरी खरीदी थी 200 रुपए की, और आपने 2 डायरी बेच दी 100 रुपए की। और अब मैं आपसे कहता हूं कि लाभ कितना हुआ। मैंने आपसे कहा, मैं उस सवाल पे जाऊंगा, फिर से इस तरीका समझा रहा हूं ना, ये समझाने के बाद मैं वापस वहीं पे जाऊंगा, जो अभी जिससे हम अभी आए उसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं आपको। मैंने आपसे कहा 200 रुपए की 5 डायरी खरीदी, और 2 डायरी 100 रुपए की बेच दी। मैंने कहा लाभ कितना हुआ? आप कहेंगे सर लाभ कहां हुआ, नुकसान हो गया 100 रुपए का। क्या जो ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये सही है, राइट है, या रॉन्ग है? बताओ। क्या यहां से देखकर मैं कह सकता हूं कि 5 डायरी 200 की खरीदी, 2 डायरी 100 रुपए की बेच दी, तो 100 रुपए का नुकसान हो गया मुझे? क्या मैं सही हूं या गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो क्यों गलत हूं, ये आपकी ही तरफ से मुझे आंसर मिलना चाहिए। पढ़ो सामने कि 5 डायरी 200 रुपए की खरीदी और 2 डायरी 100 रुपए की बेच दी। मैंने कहा 100 रुपए का नुकसान हो गया। आप समझे हैं ऐसे थोड़ी होता है, नुकसान प्रॉफिट कैसे बता सकते हो आप? तो मैं कह रहा हूं बताओ, अगर मैं गलत हूं यहां इस स्टेटमेंट में, तो मैं क्यों गलत हूं? मैं क्यों गलत हूं बताओ? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। बिरयानी, अरे अलग अलग फरमाइश आने लगे बेटा, बिरयानी खरीदनी है जी। हाँ रॉन्ग तो हूं मैं, मुझे पता है मैंने गलत लिखा है, लेकिन क्यों? क्यों गलत है ये भैया मैं कह रहा हूं 200 रुपए में 5 डायरी खरीदी, 2 डायरी 100 में बेच दी, अब 10 रुपए की हानि है। क्यों है, मैं गलत कह रहा हूं बताओ? आप कहेंगे सर इसीलिए गलत हो कि आपने संख्या बराबर नहीं करी। आपने संख्या बराबर नहीं करी। 5 डायरी खरीद कर लाए थे 200 में, 2 डायरी बेचकर आप कैसे कह सकते हो कि सर नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? नहीं कह सकते हो ना। जब तक की संख्या बराबर नहीं होंगी खरीदने वाली और बेचने वाली, तब तक मैं प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गया कि जब तक बेचने वाली और खरीदने वाली संख्या बराबर ना हो, तब तक लाभ और हानि हम नहीं बता सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 10 आपने 10 डायरी 500 रुपए की खरीदी है, और 10 ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है? 10 डायरी 600 रुपए की बेच दी है। तो अब आप क्या कह सकते हो कि सर 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्या यहां से आप कह सकते हो? यस। क्यों? क्योंकि बच्चे यहां से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 10 डायरी 500 में खरीदी थी और 10 डायरी 600 में बेच दी, तो 100 रुपए का लाभ हो गया। क्यों? क्योंकि संख्या बराबर हो गई। जैसे ही संख्या बराबर हुई तो मैं कह सकता हूं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जब तक संख्या बराबर नहीं थी, जब तक संख्या बराबर नहीं थी, मैं ये डिड्यूस कर ही नहीं सकता था कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये बात क्लियर है कि प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें संख्या को बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो यही पॉइंट है असली इस टाइप का, जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं ना, इस टाइप का असली यही पॉइंट है। सवाल है आपके सामने ये रहा, एक बार पढ़ेंगे बच्चे सवाल को कि एक लड़की 90 रुपए में 9 आम खरीदती है और 95 रुपए में 10 आम बेच देती है, तो बताओ लाभ या हानि परसेंट क्या होगा?
लाभ या हानि परसेंट। बच्चे एक तरफ रखना है वस्तु और यानी कि आइटम, और एक तरफ रखना है मूल्य यानी कि प्राइस। सवाल ने बोला है कि 90 रुपए में 9 आम उसने खरीदे हैं। तो भाई खरीदे कितने हैं? 9 आम। कितने रुपए में? 90 रुपए में। अब कह रहा है कि 95 में 10 आम बेच दिए, 10 आम 95 में बेच दिए। बच्चे क्या मैं यहां से कह सकता हूं क्या कि 5 रुपए का लाभ हो जाएगा प्लस का 5? अब आप कहोगे सर जी नहीं, अभी तो आप समझा के आए हो सर हमें कि जब तक संख्या बराबर नहीं हो जाती है हम प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते हैं। प्रॉफिट बताना है या लॉस बताना है, हमें संख्या बराबर करनी पड़ेगी हर हाल में, तभी हम बता पाएंगे कि प्रॉफिट होगा या लॉस। अब बच्चे संख्या तो 9 खरीदी है, 9 आम खरीदे हैं और 10 आम बेचे हैं, तो भैया इनकी संख्या बराबर करो। नीचे वाली संख्या की ऊपर गुणा कर दो और ऊपर वाली संख्या की नीचे, संख्या बराबर हो जाएंगी। संख्या बराबर करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि नीचे वाली संख्या की ऊपर गुणा कर दो और ऊपर वाली संख्या की नीचे गुणा कर दो, बस। यहां 10 की गुणा करी है तो यहां भी 10 की करनी पड़ेगी, भैया अनुपात में चल रही है ना चीजें। यहां 9 की गुणा करी है तो यहां भी 9 की करनी पड़ेगी। अब आपके पास संख्या बराबर हो गई, देख लो भाई, 9 धाम 90 और 9 धाम 90, तो ये गुणा करेंगे तो 900 रुपया, और ये गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 नाम 81 और 4 85। अब आप कह सकते हो, देखो सामने देखो, आराम से बैठ के, हड़बड़ाहट में पढ़ोगे तो कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। सुनो मेरी बात कि उसने 90 टॉफी या 90 आम 900 रुपए में खरीदे और 90 आम 855 में बेच दिए। भैया उसे हानि हुई है या लाभ हुआ है? मुझे संख्या बराबर करनी थी। आप मुझे बताओ कि 900 रुपए में कोई चीज खरीदी जाती है और 855 में बेच दी जाती है, नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा? आप कहेंगे सर प्रॉफिट नहीं, नुकसान होगा। 900 की चीज 855 में बेच रहे हैं सर, आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? नुकसान कितना होगा? 900 माइनस 855 का, यानी कि 45 रुपया का नुकसान हो गया। और परसेंट में बताना है तो 45 बटे, और नुकसान हो या लाभ हो हमेशा किस पर होता है प्यारे भाई? हमेशा सर क्रय मूल्य पर होता है, और गुणा 100। तो आप करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 पंजे 45, यानी कि 5% की हानि। तो आपका जो आंसर है ये होगा डी, नहीं होगा, 5% की हानि। बात क्लियर हुई कि अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस बताना है तो मुझे संख्या को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मुझे संख्या को बराबर करना पड़ेगा, तभी मैं प्रॉफिट या लॉस बता पाऊंगा। ये तो हो गया इसका तरीका नंबर 1। अब मैं जो अलग तरीका आपको बताने वाला हूं ना, आपको ये कोई संख्या वंख्या बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। कोई संख्या बराबर करने की जरूरत नहीं है। कैसे? मैं सबको रफ कर रहा हूं, कोई संख्या बराबर करने की आपको नीड नहीं है, ये सब हटा दो, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। बस क्या करना है, अब सामने देखो, मैं 2 मिनट के लिए बस ये करना है आपने कि एक तरफ लिखेंगे वस्तु और एक तरफ लिखेंगे मूल्य। खरीदते टाइम क्या किया उसने? 9 आम 90 रुपए के खरीदे, और बेचते टाइम क्या किया उसने? 10 आम कितने के? 95 रुपए के बेचे हैं। अब क्या हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा बिना संख्या को बराबर किए? बिना संख्या को बराबर किए कैसे, देखना जरा। जो नीचे वाली संख्या है ना, जो नीचे वाली संख्या है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस में 10 की मल्टीप्लाई किसमें होगी? 90 में। तो कितना आ जाएगा? यहां लिख दो 900। और जो बची हुई संख्या है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपस में कर दो, इधर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, और यहां लिख दो 9 पंजे 45, 9 नाम 81 और 4 85। हो गया सवाल, हो गया सवाल। क्या किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी 900, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी 855। अब देखो कोई चीज 900 में खरीद कर अगर 855 में बेची जा रही है तो भैया नुकसान हो गया ना, लॉस हो गया। कितने का लॉस? हो गया 45 का। और लॉस परसेंट निकालना है तो 45 बटे 900 और इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45। सर 5% की हानि। बस क्या करना है आपने? एक तरफ वस्तु एक तरफ मूल्य। अब फिर कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा, ये वस्तु कितने में बेची, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले की ऊपर वाले में यहां लिख दो, ऊपर वाले की नीचे वाले में यहां लिख दो, और आंसर आपका आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? कोई जरूरत नहीं है आपको संख्या इक्वल करने की। एक सवाल मैं देता हूं आपको, कोशिश करना बच्चे आप इसका आंसर मुझे दे पाओ। अच्छा, तब तक ये सवाल करो और कुछ लोग मेरा आंसर दो। एक सवाल मैं आपसे अलग से पूछता हूं। आपके घर में शादी है, टेंट लगा हुआ है, बढ़िया बढ़िया खाना बना हुआ है, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बना हुआ है। अब एक पहुंच जाता है आपका दोस्त। अब वो पहुंचते ही परेशान है, आपके पास आया, कहता यार, अब वो पहुंचते ही आपके पास आया और कहने लगा तो यार भूख लग रही है, क्या करूं, बहुत भूख लग रही है। आप बिजी थे, वो घूमता रहा 1 घंटे आधा घंटा, टेंट में सब लोग खाना खा रहे हैं, फिर आया आपके पास, यार भूख लग रही है क्या करूं बताना। आपने नहीं सुनी, किसी और के पास पहुंच गया, यार भूख लग रही है क्या करूं। ऐसे ही वो घूमता रहा, 8 बजे आया था, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, टेंट वेंट सब उजड़ गया, खत्म। और वो यही बात कहता घूम रहा है, यार भूख लग रही है क्या करूं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे आप? ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? बेवकूफ बोला जाएगा ना। क्यों? क्यों बेवकूफ बोला जाएगा? भाई वो परेशान रहा, भूख लग रही है क्या करो, टेंट में खड़े हो,
खा लो सामने, भैया आप ही के लिए तो लगा हुआ है, पेट भर लो। नहीं, पूछता फिरेगा भूख लग रही है क्या करूं, भूख लग रही है क्या करूं। टेंट, खाना भी खत्म हो गया, सब लोग खाकर निकल गए पेट भर के, टेंट उजड़ गया, टेंट वेंट वाले भैया सब उखाड़ उड़ कर चले गए। ये बताइए ये बात मैं क्या कहाँ रिलेट कर रहा हूँ। कुछ बच्चे टेलीग्राम चैनल पे लिखते हैं, सर मैथ कमजोर है क्या करूं, दीपक सर मैथ बहुत कमजोर है क्या करूं, दीपक सर मैथ से डर लगता है क्या करूं। अब बाकी समझदार को इशारा काफी है आपके लिए, ठीक है भाई। सेब को 350 रुपए में 100 की दर से खरीदा गया, यानी कि एक तरफ लिखना है वस्तु और एक तरफ लिखना है मूल्य। खरीदते टाइम क्या हुआ है, उसने 100 सेब 350 रुपए में खरीदे हैं, 100 सेब 350 रुपए में उसने खरीदे हैं, और 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया है। 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। बच्चे एक दर्जन में कितना आता है, 12, यानी कि बेचते टाइम क्या हुआ है कि 12 उसने कितने में बेचे हैं, 48 में। 48 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन का मतलब है 12, और 12 कितने में बेचे हैं, 48 में। बस परसेंट निकाल दो। मुझे तो नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत आएगी परसेंट निकालने में, अब नहीं आएगी ना। नीचे वाले का ऊपर से गुणा कर दो, यहां से कितना आएगा, 12 0 0, 12 पंजे 60, हासिल का 6, 12 तिया 36 और 6 42, और दूसरे वाले की नीचे गुणा कर दो, इसकी गुणा यहां कर दो, कितना आएगा, 48 गुणा 100, 4800। जल्दी से प्यारे भाई आंसर बताना क्या होगा। आप कहेंगे कि सर 4200 की चीज 4800 में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट हो गया 600 का। प्रॉफिट हुआ कि नहीं, हो गया सर 600 का। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 600 बटे कितने पर प्रॉफिट है, 4200 पर, और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से जाएगा 6 सत्ते 42, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 100/7%। और 100/7% का मतलब होता है 14 सही 2/7। परसेंट में सिखाया था ना, 1/7 फ्रैक्शन का परसेंट क्या होता है, 1/7 फ्रैक्शन का परसेंट होता है 14 सही 2/7। मैंने कहा ना परसेंट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा चैप्टर है जो एक बार आपको आपने पढ़ लिया तो थ्रू आउट द सिलेबस आपके पीछे पड़ा रहेगा किसी ना किसी फॉर्म में। तो यहां आपको पता चला कि 100/7% यानी कि 14 सही 2/7% का लाभ है। बड़ा आसान सवाल है। अगला सवाल जल्दी से आंसर बता दो मुझे क्या होगा। फिर इसके भी अच्छे लेवल के सवाल हैं मेरे पास 2, वो कराने हैं मुझे आज ही। इसी टाइप के अच्छे लेवल के सवाल हैं 2 सवाल, और वास्तव में अच्छा लेवल है उनका इसी टाइप के। तो सबसे पहले ये सवाल करो, फिर वो 2 सवाल कंप्लीट करके अपनी क्लास को खत्म करते हैं। अच्छा, वर्कशीट के लिए बच्चे परेशान मत हो। काफी बच्चों की डिमांड आ रही है, वर्कशीट सॉल्यूशन मैं करा दूंगा। अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ ऑफिस में, टाइम नहीं मिल पाता है बच्चे मुझे। एक ही संडे मिलता है, पूरे दिन लगे रहते हैं 7-6 दिन। तो अभी क्या होने वाला है कि 10-15 दिन आप रुक जाओ। 10-15 दिन में मैं थोड़ा सा वहाँ काम थोड़ा लोड कम हो जाएगा, तो मैं आपकी वर्कशीट फिर कभी ना कभी मैं करा ही दूंगा। तो 10-15 दिन रुक जाओ, जो भी आपका बैकलॉग होगा उसे मैं सब क्लियर करा दूंगा। और फिर 10-15 दिन बाद पीछे से हम वर्कशीट करना शुरू कर देंगे। 10-15 दिन आप जैसा है पढ़ते रहो, वर्कशीट मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। 10 से 15 दिन रुक जाओ बस। सर इंस्टाग्राम पर मस्त वीडियो है आपका, मेरा कौन सा वीडियो देख लिया इंस्टाग्राम पर। चलो अजय 90 रुपए में, ऐसी तो कोई मस्त वीडियो डाली भी नहीं है मैंने। किसका इंस्टाग्राम खोल लिया है, या किसी और ने मेरी वैसी वीडियो तो नहीं डाली है उल्टी सीधी। चलो 90 रुपए में 18 संतरे खरीदे हैं और 15 संतरे 105 में बेचे हैं। भाई एक तरफ वस्तु और एक तरफ मूल्य। खरीदते टाइम क्या हुआ है, खरीदते टाइम हुआ है 90 रुपए में 18 संतरे, कितने में, 90 रुपए में। बेचते टाइम क्या हुआ है, 105 रुपए में 15 संतरे, 105 रुपए में 15 संतरे। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। भाई इधर की मल्टीप्लाई इधर कर दो, कितना आएगा, 15 निम्मा 135, 1350, और इधर की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 18 पंजे 90, 18 0 0 9, 18 एकम 18। बस हो गया सवाल। क्या था सवाल में, कुछ भी नहीं है ना। तो डिफरेंस बताना, लाभ कितने का होगा, इसमें से घटाएंगे। देखो 0 में से 0 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 3 गया 5, तो 540 रुपए का लाभ हो गया। और अगर मुझे लाभ परसेंट बताना है तो भैया 540 बटे कितने पर, 1350 पर, कितने पर, 1350 पर, और गुणा 100। हो गया सवाल, कुछ भी नहीं था भैया। काटापीटी कर दो जल्दी से, कितना आएगा, देखो 0 से 0 खत्म, ये जाएगा आपका 9 से 9 छिक्के 54, ये 27 से कट जाएगा। देखो 27 दूनी 54 और 27 पंजे 135, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 0, 20 दूनी 40। तो आंसर कितना आ गया, 40%। कितना आ गया भाई, 40%, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलो इसका एक अच्छे लेवल का सवाल मैं आपको कराता हूं। ये सवाल देखो, फिर इसके एक बाद एक और सवाल है। करो सवाल। सर मोटिवेशन दीजिए, ले ले मोटिवेशन में, जिम में रखा मोटिवेशन, यार हद हो गई। मोटिवेशन मोटिवेशन पागल हो गए, मतलब सवाल से मतलब नहीं है मोटिवेशन। क्या मोटिवेशन चाहिए तुमको, ये लटके पड़े मेरे कंधे में, लटके पड़े मैं जिम में घुस रहे हैं मोटिवेशन, मतलब तुम यार, तुम्हारा टारगेट ही तुम्हारा मोटिवेशन है, ऐसे मांगते फिरोगे मोटिवेशन। तुम खुद अपने आप में मोटिवेशन हो यार। कभी मोटिवेशन लेना हो ना तो आपके गांव के आसपास
चाय की टपरी होगी, वहां देख लेना बच्चे जो काम कर रहे होते हैं, चाय की टपरी भी ना हो, जो ईंट बनाने की चिमनियां होती है ना, ईंट बनाने की चिमनियां होती हैं, वहां चले जाना। 15-15, 14-14 साल के बच्चे ईंट बना रहे होते हैं, उनके पास मौका नहीं है, उनके पास अवसर नहीं है आपके जैसा। आपके पास अवसर है आगे बढ़ने का, तैयारी करने का। उन लोगों को नाम लिखना भी नहीं आता, 18-18 साल के बच्चों को नाम लिखना नहीं आता, उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। तो वो मोटिवेशन है आपके लिए कि यार हमें मौका मिला है, हम कुछ कर तो ले, वो मोटिवेशन है। ऐसे तुम तो यार गलत बात है। मोटिवेशन दिल से आता है, कभी मेरा अंदर से निकल गया तो मैं मोटिवेशन दूंगा। अब तुमने कहा सर मोटिवेशन दीजिए, ये ले भाई, ये रहा मोटिवेशन, ये रख लीजिए, ऐसे थोड़ी होता है मोटिवेशन। करो सॉल्व। एक दुकानदार ने 60 पेंसिल खरीदी और 5 रुपए में 4 की दर से, और अन्य 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। अब उसने 2 बार अलग अलग से चीजें खरीदी हैं। उसने पेंसिलों को आपस में मिला दिया, उसने पेंसिलों को आपस में मिला दिया और 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। तो उसका लाभ या हानि परसेंट आपसे पूछ रहा है। और ये वास्तव में अच्छा सवाल है, हार्ड नहीं है, टिपिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज और इसको समझना आसान है, बाकी सब ठीक है। सवाल में एक बार पहले समझते हैं सवाल कह क्या रहा है। सवाल ने कहा एक दुकानदार 60 पेंसिल 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। बच्चे कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं अभी। कितने, एक तरफ वस्तु लिखना है और एक तरफ मूल्य। उसने क्या बोला कि 60 पेंसिल 5 रुपए में 4 की दर से, यानी कि 4 पेंसिल कितने में खरीद रहा है, 5 रुपए में। ये भाव लिख दिया, ये भाव लिख दिया उसने कि 5 रुपए में 4 की दर से खरीदा। वो दूसरी दुकान पे पहुंच गया, वहां से भी उसने 60 पेंसिल ली। जितनी पेंसिल उसने यहां से ली है उतनी ही पेंसिल उसने यहां से ली है। कि यहां से भी 60 पेंसिल ली है 3 रुपए में 2 की दर से। क्या बोला मैंने, 3 रुपए में 2 की दर से, यानी कि ये भी दूसरे वाला भी कॉस्ट प्राइस है। 2 पेंसिल कितने रुपए में, 3 रुपए में। अब बच्चे यहां एक चीज आपको करना है भाई, पहली दुकान से क्या लिया है उसने, सामने देखना। पहली दुकान से तो उसने 4 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी है, और दूसरी दुकान से उसने 2 पेंसिल 3 रुपए के हिसाब से खरीदी है, दोनों दुकान से। और फिर उसने पेंसिलों को आपस में मिला दिया, फिर उसने पेंसिलों को आपस में मिला दिया। अब आप, और फिर उसने सभी पेंसिलों को 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। तो जो क्रॉस मेथड है उसको लगाने से पहले हमें सभी का कॉस्ट प्राइस चाहिए। जब उसने आपस में मिलाया है ना, तो कितनी पेंसिल उसके पास हो गई है। बच्चे एक बात बताओ, पहली दुकान से कितनी पेंसिल खरीदी है, 60। दूसरी दुकान से कितनी पेंसिल खरीदी है, 60। क्या दोनों दुकान से पेंसिल की संख्या बराबर है, यस और नो। पहली दुकान से भी 60 पेंसिल खरीदी थी इस भाव से, दूसरी दुकान से भी 60 पेंसिल खरीदी है इस भाव से। क्या दोनों दुकान से पेंसिल की संख्या बराबर है या नहीं, यस सर, दोनों दुकान से पेंसिल की संख्या बराबर है। अब 60 का कोई मतलब नहीं है, 60 का बस इतना सा मतलब था आपको ये इत्तला करने का कि भाई पेंसिल की संख्या दोनों दुकान में बराबर है। बस आपको ये चीज कन्वे करना था 60 नंबर को कि मैं पहली दुकान में भी उतना ही हूं जितना दूसरी दुकान में हूं। अब 60 का कोई रोल नहीं, 60 का रोल खत्म, 60 का रोल खत्म, बस पेंसिल की संख्या दोनों दुकान में बराबर है, यहां से वस्तु बराबर कर लो। जैसे ही आपको पता चला कि पेंसिल की संख्या दोनों दुकान में बराबर है ना, आप पेंसिल की संख्या यहां बराबर कर लो। ये है कितना, 4, तो इसको भी 4 बना लो, नीचे वाले को भी 2 से दोनों तरफ गुणा करके। मैंने 2 से गुणा क्यों किया, ऊपर था 4, नीचे भी मुझे 4 बनाना था। पेंसिल की संख्या दोनों तरफ मुझे बराबर करनी थी, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि यहां 60 ने चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि पहली दुकान पर भी मैं उतना ही हूं जितना दूसरी दुकान पर हूं। 60 ने कह दिया दोनों दुकान में पेंसिल की संख्या बराबर, तो पहली दुकान पर 4 पेंसिल थी, दूसरी पर 2, तो मैंने 2 से गुणा करके इसको भी 4 बना लिया। अब आप इनको जोड़ लो, अब कुल आप कॉस्ट प्राइस निकाल दो। 4 और 4 8 पेंसिल, 5 और 6 11 रुपए में, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। सवाल खत्म, सवाल फिनिश, फिनिश सवाल, पिछले सवाल की तरह बन गया। आप उसने कहा भैया बेचते टाइम क्या किया उसने, बेचते टाइम उसने 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, यानी कि 3 पेंसिल 4 में बेच दी। प्रॉफिट परसेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दो। बाकी लोग ये आंसर निकालो जिनको समझ में आ गया हो, बाकी लोगों को मैं फिर से उनको धक्के मार मार के लाता हूं आपके बराबर में। चलो भाई, बाकी लोग जो आगे पहुंच गए हैं उसको करके आगे पहुंचो, मैं पीछे जा रहा हूं लाइन में, और जो बच गए उनको धक्के मार के आपके पास ला रहा हूं। सवाल ने कहा एक दुकान में 60 पेंसिल थी जिसको इस भाव से खरीदा था उसने। भाव से, भाव अलग होता है, भाव सबका अलग है। आप सब्जी मंडी में जाते हो, पूछते हो भाई आलू कितने रुपए किलो है, तो वो कहता है 20 रुपया किलो, या फिर वो कहता है 40 रुपए किलो। आप कहते हैं प्याज कितने रुपए किलो, वो कहता है 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। आप कहते हैं टमाटर कितने रुपए किलो, आप कहता है 100 रुपए किलो। लेकिन आप सुनार की दुकान पर जाकर कभी ये पूछते हो कि सोना कितने रुपए किलो है, नहीं पूछते ना। सोने का भाव अपने आप में अलग है, वो तोले में काउंट होता है। किलो के हिसाब से सोना पूछोगे ना, या तो सुनार भगा देगा या पुलिस से पकड़वा देगा, दो एक काम कोई से होंगे, है ना। तो वो कह रहा है कि 60 पेंसिल खरीदी है इस भाव से, 60 पेंसिल खरीदी है इस भाव से, तो दोनों तरफ पेंसिल की संख्या बराबर है। मैंने कहा 4 पेंसिल 5 के भाव से खरीदी है, 2 पेंसिल 3 के भाव से, तो दोनों तरफ पेंसिल की संख्या बराबर कर लो, क्योंकि यहां उसने दोनों तरफ 60 और 60 बोला है। तो 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6, तो 4 पेंसिल 6, संख्या 4 4 बराबर हो गई ना, जोड़ दो 8 पेंसिल, 6 और 5 11 में, ये क्रय मूल्य है। फिर उसने कहा बेचते टाइम उसने 4 रुपए में 3 की दर से बेचा। अगर इक्वल ना होती तब भी, एक सवाल और है जहां पर पेंसिल की संख्या इक्वल नहीं है, डोंट वरी, कराऊंगा वो भी, कि अगर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, 3 पेंसिल 4 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, 3 11 33 और 8 चौके 32,
यानी कि 33 की चीज 32 में बेची है, नुकसान हो गया ना भाई। 33 की चीज 32 में बेचता है तो 1 का नुकसान, और भाई परसेंट में निकालना है तो 1/33 और गुणा 100। कितना आएगा आपका आंसर? 100/33%। या फिर आप कह सकते हो 33 तिया 99, 3 सही 1/33%। ये आपका आंसर है, और ये नुकसान होगा, लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। संख्या बराबर करनी थी, आप लोगों ने कर ली। अब आपके दिमाग में सवाल है कि सर अगर संख्या बराबर ना होती तो फिर क्या करते, पेंसिल की संख्या अलग अलग होती तो क्या करते? वो भी सवाल है, और वो देता हूं मैं आपको होमवर्क के लिए। ये आप ट्राई करेंगे रफ कॉपी में और टेलीग्राम पर मुझे आंसर बताएंगे। आप लोगों के मैसेज, मैं सभी के मैसेज पढ़ता हूं, वहीं से तो मैसेज उठाया मैंने, मैं समझ में नहीं आ रहा। इंपॉर्टेंट मैसेज सारे पढ़ता हूं। बच्चे टेलीग्राम पर आप पर्सनल मैसेज करते हो ना, वो मैं नहीं पढ़ पाता हूं, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेज होते हैं। पर्सनल में आप मत क्या करो, ग्रुप में ही आपका जो मैसेज है किसी भी टीचर के लिए एक पेज में नोट डाउन करके सारे टीचर्स को मेंशन करके अपना एक मैसेज में सभी मास्टर, पूरे दिन में जितने भी डाउट जिस भी मास्टर से आए हैं पूरे एक पेज में लिखकर आप पोस्ट कर दिया करो। सारे टीचर्स आपके मैसेज पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन है जहां संख्या इक्वल नहीं है, संख्या दोगुनी है। अब दिमाग लगाना, मैं देखता हूं कौन बच्चा इसमें दिमाग लगाएगा, और जिसका क्वेश्चन हो जाए ना वो कमेंट बॉक्स में उसमें टेलीग्राम चैनल पर मुझे दे देना। बाकी कल मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।